हेलो स्टूडेंट, तो आज है हमारा टॉपर बैच का पहला दिन। अब पहला दिन आज है रविवार, तो रविवार मतलब संडे है और संडे को हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि मॉडल पेपर आपको सॉल्व कराया जाएगा। फिलहाल हमने उस वीडियो में मतलब कल की वीडियो में हमने आपसे पूछा भी था कि कौन से सब्जेक्ट का मॉडल पेपर चाहिए और सॉल्यूशन के साथ चाहिए या नहीं। तो आप सभी ने कहा था कि सर फिजिक्स का मॉडल पेपर लेकर आइए, वो भी सॉल्यूशन के द्वारा, मतलब उसको सॉल्व किया हुआ होना चाहिए। तो चलिए हम लेकर आ चुके हैं एक इंपॉर्टेंट फिजिक्स का मॉडल पेपर जो 2026 में बोर्ड एग्जाम में ऐसा ही प्रश्न पत्र आपको मिलने वाला है। चलिए तो यहाँ पे देख सकते हैं बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए ये मॉडल पेपर हम करा रहे हैं। देखिए ऐसा ही आपको नाम, अनुक्रमांक, पेपर कोड, 70 नंबर का पेपर होता है, 3 घंटे 15 मिनट का प्रश्न पत्र होता है। 15 मिनट प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए, 3 घंटे सॉल्व करने के लिए दिया जाता है। इतनी बेसिक बात तो प्रत्येक स्टूडेंटों को पता होगी, मैं आपको पहले ही स्पष्ट कर देना रहा हूँ। देखिए सबसे पहली बात सॉल्व इसको कर हमें सॉल्व के साथ इसको पूरा हमें बताना है तो टाइम लगेगा दोस्त। तो इसलिए मैं कहूँगा थोड़ा सा पेशेंस और सब्र रखिएगा, एक एक क्वेश्चन को हम सॉल्व कराने का प्रयास करेंगे। चलिए यहाँ पे कुछ निर्देशांक दिए गए होते हैं, आप उसको पढ़ सकते हैं। चलिए हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला यहाँ पे क्वेश्चन आता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। कौन सा है? न्यूटन प्रति कूलाम है, जूल प्रति कूलाम है, एम्पियर है या वोल्ट इंटू मीटर है। सिंपल सी बात है, हम क्या जानते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू, हम एक फॉर्मूला जानते हैं F/Q। ये बताइए ये हम फॉर्मूला जानते हैं कि नहीं? जहां F क्या है? बल, आवेश क्या है? Q क्या है? आवेश है, E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो अगर हम मान निकालें तो बल का मात्रक होता है न्यूटन, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो न्यूटन प्रति कूलाम क्या हो जाएगा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हो जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाने का, न्यूटन प्रति कूलाम। समझ रहे हैं? फिर दूसरा हमारा क्वेश्चन आता है, एक गतिशील आवेश उत्पन्न करता है। देखिए एक बात मैं आपको यहाँ पे बता दूं, ये कोई आवेश है और चुपचाप यहीं पे है, मतलब कोई अगर आवेश है और वो स्थिर है, वो अगर स्थिर है, चुपचाप रुका हुआ है, तो वो केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। वो केवल क्या उत्पन्न करता है? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक है ना? कोई आवेश स्थिर है तो वो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, परंतु यदि कोई आवेश ये है और ये आवेश अगर ये गतिशील है, मतलब गति इस तरीके से कर रहा है, तो ये विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगा। तो यहाँ पे कह रहे हैं कोई गतिशील आवेश, तो गतिशील आवेश है तो इसका मतलब विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेंगे। केवल विद्युत क्षेत्र नहीं जी, केवल चुंबकीय क्षेत्र नहीं, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र, ये हमारा ऑप्शन तीसरा करेक्ट हो जाएगा। बताइए समझ में आ रहा है ना? प्रत्येक क्वेश्चन को सिंपल वे में हम बताने वाले हैं, सब्र रखिएगा। ग क्वेश्चन, ग हमारा कह रहा है पीएन संधि में विसरण धारा का मान अपवाह धारा से अधिक होता है यदि संधि संयोजित है। कह रहे हैं विसरण धारा का मान अपवाह धारा से अधिक होता है। किस में अधिक होता है? मतलब धारा बह रही है, इतनी बात तो हम समझ रहे हैं, धारा बह रही है, विसरण धारा का मान अपवाह धारा से अधिक है, इसका मतलब कोई भी है जिसमें धारा बह रही है। सिंपल सी बात है, किसमें धारा नहीं बहती? बायस में तो धारा बहती नहीं है, तो ये सिंपल सा है। पश्च दिशिक बायस में धारा बहती ही नहीं है, तो ये होगा नहीं। हम इतनी बात जानते हैं, अग्र दिशिक बायस, जिसे हम अग्र अभिनत के भी नाम से जानते हैं, इसमें हमने बताया था कि धारा बहती है। अग्र अभिनत में हमने धारा बताया था कि बहती है। जब आपको हमने अंतिम चैप्टर पढ़ाया था अर्धतरंग अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी, जो चैप्टर हमने पढ़ाया था, अंतिम 14 चैप्टर का इंपॉर्टेंट वन शॉट हमने वीडियो बताया था, आपको शायद यहाँ पे फोटो भी दिखाई दे रहा होगा। तो उसमें हमने पीएन संधि डायोड के लिए अग्र अभिनत, उत्क्रम अभिनत, या उसी को हम पश्च दिशिक के भी नाम से जानते हैं, तो ये सब हमने कराया हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? अग्र दिशिक बायस हो जाएगा। कैसे होगा? तो ये आप पढ़ लीजिएगा, चौथे जो 14 अंतिम चैप्टर है उसका वन शॉट वीडियो आप एक बार देख लीजिए, समझ में आ जाएंगे। अगला कह रहा है विद्युत फ्लक्स का मात्रक है। विद्युत फ्लक्स का क्या मात्रक होता है जी? तो विद्युत फ्लक्स का जो मात्रक होता है, तो देखिए एक तो हमारा वोल्ट इंटू मीटर, ये हमारा वोल्ट इंटू मीटर भी होता है, ठीक है ना?
और दूसरा एक और हमारा जूल प्रति मीटर तो होगा नहीं, वोल्ट भी नहीं होता है, एक हमारा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम होता है। ये भी आप याद रखेंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम होता है विद्युत फ्लक्स का मात्रक। अगला हमारा अंग क्वेश्चन आता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कौन सी राशि होती है? तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि होती है, अदिश राशि होती है, या सदिश अदिश दोनों होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो सिंपल सी बात है कि जो चुंबकीय क्षेत्र जो होता है ना, उसमें परिमाण तो चाहिए प्लस दिशा भी होता है। तो इसलिए जिसमें दिशा और परिमाण, जिसमें हम जानते हैं जिसमें दिशा भी आवश्यक हो और जिसमें परिमाण भी आवश्यक हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम सदिश राशि कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? सदिश राशि। तो इसका मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में दिशा परिमाण होता है, तो इसलिए ये सदिश राशि होगी। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। 5 क्वेश्चन देख लिए। छठा हमारा क्वेश्चन आता है, चांदी का परावैद्युतांक होता है। चांदी का परावैद्युतांक अनंत होता है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है ना। चलिए, तो अभी तक हमने कितना देख लिया? अभी तक मैं आपको बता दूं, देखिए मैं आपको यहाँ पे स्पष्ट रूप से बता दूं, अभी तक हमने 6 नंबर के एक नंबर के 6 क्वेश्चन देखे हैं, मतलब 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे हैं, जहां से हमें 6 नंबर मिलेंगे। 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, याद रखिएगा पेपर में। तो 6 नंबर हमें ऑब्जेक्टिव से मिल गए। अब उसके बाद 6 नंबर वहां से, उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, इसमें क ख ग घ अंग च, तो इसमें भी 6 क्वेश्चन होंगे। अब प्रत्येक क्वेश्चन जो होंगे ना, वो मात्र 1-1 नंबर के होते हैं, वो मात्र 1-1 नंबर के होते हैं। ये भी बात आपको याद रखना है। कितने नंबर के दोस्त? तो ये मात्र 1-1 नंबर के होते हैं। अब आप 1-1 नंबर सोच के थोड़ा सा आप कह रहे होंगे भैया 1 ही नंबर। हाँ भैया, 1 ही नंबर मिलते हैं, ठीक है ना, परेशान ना हो। 2 नंबर वाले भी आएंगे, 3 नंबर वाले भी आएंगे, 5 नंबर वाले भी मिलेंगे। पहले 1-1 नंबर वाले देख लेते हैं। देख लीजिए, तो कह रहा है कि 1.0 माइक्रोकूलाम के 2 बराबर और विपरीत प्रकार के आवेश 2.0 मिलीमीटर दूरी पर रखे हैं। वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। मतलब हमें विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है। चलिए, हम तो ज्ञात करेंगे ही जी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, बट थोड़ा सा हम समझ लेते हैं यहाँ पे हमें क्या क्या दिया है। सबसे पहले कह रहा है कि 1 माइक्रोकूलाम के 2 बराबर और विपरीत प्रकार के आवेश हैं। आवेश का मान हमें दे दिया है। तो क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया है? सबसे पहले आवेश का मान दे दिया है 1 माइक्रोकूलाम, क्योंकि 1.0 लिखने से कोई मतलब है नहीं। माइक्रोकूलाम को कूलाम में हम चेंज करने के लिए क्या कर सकते हैं जी? 1 × 10⁻⁻6 से अगर गुणा करा दे तो अब यह हमारा कूलाम में चेंज हो जाएगा। तो ये सबसे पहले हमने क्या निकाल लिया है दोस्त? यहाँ पे कूलाम का हमने मान ले लिया। फिर यहाँ पे देखा है इतना मिलीमीटर की दूरी पर रखा गया है, मतलब दूरी का मान दिया है। ये तो हमारा सबसे पहले आवेश का मान दे दिया गया है। फिर दूरी का मान, दूरी जो है, दूरी को हम 2L से दर्शा देते हैं। तो दूरी हमें कितना दिया है? दूरी का मान हमें दे दिया है 2 मिलीमीटर। मिलीमीटर को अगर हम मीटर में चेंज करें तो 2L का जो मान होगा 2 × 10⁻² से अगर हम गुणा करा देते हैं तो ये मीटर में हो जाएगा। -2 का मतलब क्या है? हम इसमें 2 में 100 का भाग दे रहे हैं, वही 100 ऊपर चला गया तो -2 हो जाएंगे, 10⁻²। तो यहाँ से 2 चीज़ें मिली। एक तो हमें क्या मिला? एक तो हमें आवेश का मान इतना हमें मिल गया, फिर दूरी का मान हमें मिल गया। हमें चाहिए द्विध्रुव आघूर्ण निकालना। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है दोस्त? द्विध्रुव आघूर्ण का, द्विध्रुव आघूर्ण P क्या होता है? Q × 2L, यही ना फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले पर हम रख देते हैं। तो P Q का मान कितना दिया है? देखिए 1 का अगर इसमें हम 10⁻6 में गुणा कराएंगे तो वही होगा जी। तो ये हम डायरेक्ट लिख देते हैं 10⁻6 गुणे, फिर से 2L का मान दे दिया है 2 × 10⁻²। सही बात है जी। अब इसको हम आगे बढ़ा लेते हैं तो 2 लिख देते हैं, और ये 10⁻6 10⁻2 मतलब 10⁻8। तो ये हमारा 10⁻8 क्या हो जाएगा? 10⁻8 हो जाएगा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान हो जाएगा। बताइए आपको समझ में आया या नहीं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान हमारा हो गया। अब इतनी बात जानते हैं, आवेश का मात्रक होता है कूलाम,
इंटू लंबाई का मात्रक, दूरी का मात्रक होता है मीटर, तो विद्युत के थ्रू आघूर्ण का मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम इंटू मीटर हो जाएगा। तो बताइए आंसर आपको समझ में आया, कैसे आया है? तो इस तरीके से ये न्यूमेरिकल हमारा सॉल्व होगा। मैं आशा करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए दूसरी हमारा क्वेश्चन आता है म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होगा। तो म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट का हमसे मान पूछा गया है। एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसको हम डिलीट करते हैं, फिर आते हैं जी। सबसे पहली बात म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट का मान पूछा है, तो चूंकि हमें सबसे पहले यहाँ पे 2-3 चीजें हैं जिसको आपको जानना आवश्यक है। सबसे पहले म्यू नॉट का मान कितना होता है, आपको दूसरा एप्सिलॉन नॉट का भी मान पता होना चाहिए। तो म्यू नॉट का मान आप याद रखिएगा कि 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 ये हमारा क्या होता है, म्यू नॉट का मान होता है। कितना, 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, ठीक है ना। तो हेनरी प्रति मीटर ये हमारा होता है, और इसको अगर हम इसको हेनरी प्रति मीटर ये हमारा होता है। अब इसको अगर हम थोड़ा सा सॉल्व करके बता दें आपको, देखिए अगर पाई का मान अगर हम रख कर सॉल्व कर लेते हैं ना, तो पाई का मान कितना होता है, 22/7 कहें या 3.14 कह दें, ठीक है, 22.7 या 3.14 कह दें। तो ये हमने लिख दिया पाई इंटू इतना 4, पाई का मान ये रखती है, फिर गुणा 10 टू द पावर -7, ठीक है, हेनरी प्रति मीटर। अब इसका अगर हम गुणा करा ले 4 में इसका, तो क्या हो जाएगा, 4 तिया 12 तो ये लगभग म्यू का जो मान हमारा आ जाएगा। देखिए इसका डायरेक्ट में यहाँ पे म्यू का मान लिख दे रहा हूँ, ये हम मान रख दे रहे हैं, यहाँ पे म्यू का मान हम रख दे रहे हैं 12.56 इंटू 10 टू द पावर -7 हेनरी प्रति मीटर। तो ये हमारा सबसे पहले देख लीजिए, ये हमने क्या किया है, हमने म्यू का इतना वैल्यू होता है, इसका गुणा कराकर टोटल एग्जैक्ट वैल्यू हमने निकाल लिया। फिर एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होता है ये तो हम जानते ही हैं, प्रत्येक स्टूडेंट जानते हैं कि 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 होता है, ठीक है ना, -12, 8.85 इंटू 10 टू द पावर क्या होता है, 10 टू द पावर -12 होता है, ठीक है, फैराडे प्रति मीटर ये हमारा होता है जी। तो इतनी बात हम सभी जानते हैं, ठीक है ना। तो अब हमें कुछ नहीं करना है, हमें देखिए म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट है ना, तो इन दोनों का अगर म्यू नॉट का एप्सिलॉन नॉट के वैल्यूओं का अगर हम गुणा करा देंगे तो जाहिर सी बात है हमें मान निकल जाएगा। तो अगर हम करा देते हैं म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, इसी का तो मान चाहिए ना, तो मान के लिए हम गुणा करा देते हैं, तो 12.56 इंटू 10 टू द पावर -7 ये हमारा हो गया। फिर दूसरा हमारा गुणा करा देंगे 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 ये हमारा हो गया। अब देखिए डायरेक्ट अगर हम गुणा करा देते हैं, सबसे पहले गुणा किसका कराएंगे, तो ये आप समझिएगा, गुणा हम कराएंगे इसका इन दोनों का गुणा करा लेते हैं, फिर इन दोनों का गुणा एक साथ करा लेंगे। तो अगर हम इनका गुणा करा लेते हैं ना, तो म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू हो जाएगा, इन दोनों का जब डायरेक्ट आप गुणा करा लेंगे तो मैं आपको बता दे रहा हूँ ये कितने आ जाएंगे, 111 मतलब 111.2 आ जाएंगे, और 10 टू द पावर 7 और 10 टू द पावर -12 मतलब ये कितने आ जाएंगे, 10 टू द पावर -19 हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये इतना हमारा आ जाएगा जी। अब देख लीजिए ये इतना हमारा आ गया सबसे पहले म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, अगर ये दशमलव है, इसको 2 अंक हम इधर लेकर आए, तो यहाँ पे 2 अंक हम इधर लेकर आते हैं ना, तो क्या हो जाता है, अगर 1.112 हो जाएगा, 2 अंक इधर हम लेके आए हैं तो 2 इसमें से घट जाएंगे, ये रूल कहता है। तो ये 10 टू द पावर 19 की जगह पर 17 हो जाएंगे, क्योंकि हमने 100 का गुणा कराया है तभी तो ये इधर गया है ना। हालांकि बस इतना याद रखिएगा, 2 अंक अगर इधर ले आए तो 2 इसमें से ऊपर वाले में से घट जाता है। तो यहाँ पे हमारा ये क्या हो गया, यहाँ पे सबसे पहली बात म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हो गया। तो ये हमारा इतना हो गया जी। तो या तो आप आंसर में यहीं पर छोड़ दें, ये भी हमारा वैल्यू हो जाएगा, या एक और बात मैं बता दूं कि यही जो वैल्यू है ना, इसी को प्रकाश के चाल से भी हम निकालते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे एक बात बता दे रहा हूँ,
यहाँ पे एक अलग सा बात मैं बता दे रहा हूँ कि एक फॉर्मूला होता है C=1/रूट में म्यू नॉट इंटू एप्साइलन नॉट, ठीक है ना। तो C=1/रूट में 1 एप्साइलन म्यू नॉट इंटू एप्साइलन नॉट होता है। और जब हम म्यू नॉट इंटू एप्साइलन नॉट का मान इतना हम रख देते हैं और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो मान आता है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड आता है। तो ये आप वैल्यू याद रख सकते हैं, ये प्रकाश की चाल के रूप में ये हमारा वैल्यू निकला है, ठीक है ना। तो ये भी बात आपको याद रखना है। तो ये दोनों ही आपके आंसर हो जाएंगे, या तो चाहे तो यहाँ पे छोड़ दें या इसके बाद आप एक ये भी लाइन लिख दीजिएगा, सिंपल सी बात है। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है। अब यही है कि थोड़ा गुणा आपको ज़्यादा इसमें गणना करना पड़ेगा। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, सभी का प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए, समय लगेगा दोस्त, मैं जानता हूँ समय तो लगेंगे ही, बट समय अब देखेंगे तो काम नहीं चलेगा। चलिए, अगला हमारा क्वेश्चन आता है जो है ग नंबर। ग क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत फ्लक्स और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच संबंध बताइए। तो देखिए, विद्युत फ्लक्स का एक फॉर्मूला होता है जो होता है E/A cos थीटा। ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है विद्युत फ्लक्स का। अब यहाँ पे देख लीजिए, यही हमारा विद्युत फ्लक्स और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध है। कैसे? तो फाई क्या है? फाई है विद्युत फ्लक्स, ई क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इन दोनों में यही संबंध है। ए क्या है? अल्पांश पृष्ठ है, ठीक है ना। तो ये बात आपको याद रखना है। तो केवल अगर ये आपसे पूछ लेता है विद्युत फ्लक्स और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, ये फॉर्मूला आपको लिख देना है, ठीक है। अगला हमारा आता है घड़ी का क्वेश्चन। संधारित्र की धारिता को परिभाषित कीजिए। मैं आपको यहाँ पे परिभाषा बोल दूंगा। धारिता का फॉर्मूला होता है C/Q/V। ये फॉर्मूला होता है, जहां C क्या है? धारिता है, Q क्या है? आवेश है, अब V क्या है? V है विभव। यहां पे हमें ये बात बताया गया कि यदि V का मान, V जो है यहां पे समझिएगा, यदि विभव जो है ना, मतलब V के मान को अगर हम 1 रख देते, 1 वोल्ट, यदि V का मान 1 वोल्ट हो जाए तो नीचे 1 का कोई वैल्यू है जी? नहीं रहता है, 1 लिखा हुआ रहता ही है। तो 1 अगर हट यहाँ पे हो जाएगा तो उस समय पर C जो होगा वो Q के बराबर हो जाएगा। तो उस समय पर C जो होगा वो Q के बराबर हो जाएगा। C क्या है उस समय पर? मतलब धारिता जो होगा ना, धारिता वो आवेश के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से ही हमें परिभाषा मिला। क्या मिला? कि कोई भी चालक है, समझिएगा यहाँ पे हम परिभाषा कैसे कर सकते हैं, आप सुनिएगा। कोई भी एक चालक है तो किसी चालक की धारिता, ध्यान से समझेंगे, किसी चालक की धारिता आवेश के उस मात्रा के बराबर होता है। ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे भी हम बोल सकते हैं कि किसी चालक की धारिता आवेश के उस मात्रा के बराबर होता है जो उसके विभव में इकाई वोल्ट के वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। समझ रहे हैं? एक को इकाई कह सकते हैं, तो इकाई वोल्ट के लिए आवश्यक होता है। तो परिभाषा आप रटेंगे नहीं, यही याद करेंगे कि किसी चालक की धारिता आवेश के उस मात्रा के बराबर होता है जो उसके विभव में इकाई वोल्ट के वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। इतनी ही बात केवल आपको याद रखना है, ठीक है ना। मैं आशा करता हूं कि इतनी बात तो आप जरूर याद रखेंगे, ठीक है। अगला हम नेक्स्ट एक दो मतलब परिभाषा एक बार बोल दिए बहुत है जी। इसका मात्रक आप याद रखेंगे इसका मात्रक आप याद रखेंगे कूलाम प्रति वोल्ट, और राशि आप याद रखेंगे अदिश राशि, ठीक है दोस्त। इतना आप याद रखेंगे ना। चलिए, अब हम आगे बढ़े। इसको इरेज में कर रहा हूं। चलिए, इरेज हमने कर दिया, थोड़ा सा इसको ऊपर बढ़ा लेते हैं। घड़ी का क्वेश्चन हमने देख लिया। अंगा हमारा क्वेश्चन आता है, देखिए एक न्यूमेरिकल है। 2 वोल्ट तक विभवांतर से आवेशित 10 माइक्रोफैरेड के संधारित्र की धारिता की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। यहाँ पे समझिएगा 2 वोल्ट यहाँ पे दिया है। वोल्ट किसका मात्रक होता है? विभव का। तो यहाँ पे विभव का मान, V का मान दे दिया है 2 वोल्ट। सबसे पहले समझिएगा,
फिर यहाँ पे आवेश का मान इतना माइक्रोफैरेड धारिता की संधारित्र। अच्छा, माइक्रोफैरेड, फैराडे किसका मात्रक होता है? धारिता का। तो इसका मतलब यहाँ पे धारिता का मात्रक दिया है, धारिता का मान दिया है, संधारित्र की धारिता का मान दिया है, धारिता C का मान दिया है 10 माइक्रोफैरेड। माइक्रोफैरेड को फैरेड में हम चेंज कर सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? फैरेड में चेंज करने के लिए 10⁻⁻6 से गुणा करा देंगे, तो अब ये फैरेड में चेंज हो गया। तो ये हमारा C का मान और V का मान तो दिया हुआ है, हमें निकालना है स्थितिज ऊर्जा। तो एक चीज हम जानते हैं, स्थितिज ऊर्जा का हम फॉर्मूला जानते हैं, स्थितिज ऊर्जा U = होता है 12CV² होता है। तो अगर हम इसको फॉर्मूला पे रखें तो ये हाफ हम लिख दिए, C का मान यहाँ से हम रखेंगे। अच्छा, C का मान हम यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो 1 है ना, तो 10⁻, ये प्लस में 1 है और ये -6 है, तो -6 में से 1 चला गया, तो ये टोटल अगर हम इसको कहें तो C का मान 10⁻⁵ ही तो आएगा ना, 10⁻⁵ आएगा। तो डायरेक्ट हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं 10⁻⁵। ठीक है, आप समझ गए होंगे। C का मान, V का मान 2 वोल्ट है, तो 2 हमने लिख दिया, इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर दिए। फिर U = ये हाफ हमने लिख दिया, फिर 10⁻⁵, और ये 2 दूना 4 हो जाएगा। अब इस 2 से यहाँ पे ये हम कह रहे हैं कि इस 2 से ये 4, 2 दूना 4, मतलब 2 बार में ये कैंसिल, तो अब क्या हो जाएगा? 2 गुणे 2 एकम में 2 हो जाएगा, तो U का मान आ गया 2 एकम में 2 और 10⁵, ये हमारा जूल हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो ये जूल का मान आ गया, जो ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा का मान आ गया 2 × 10⁵ जूल। समझ के होंगे, आशा करता हूं। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन आता है, क्या कह रहा है कि समविभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य है? तो देखिए, समविभव पृष्ठ का मतलब एक ऐसा आवेशित पिंड, आवेशित पिंड, ये कोई वस्तु है जिस पर आवेश है, तो ये एक आवेशित पिंड कहलाएगा। तो ऐसा आवेशित पिंड जिसके प्रत्येक बिंदु पर, कोई भी बिंदु हम ले लें, तो जिसके प्रत्येक बिंदु पर जो विभव का मान है ना, विभव का मान क्या हो? समान हो, उसी को हम क्या कहते हैं? समविभव पृष्ठ कहते हैं। तो आप बोल देंगे ना कि ऐसा आवेशित पिंड जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो, उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं आपको अब बता दूं, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन का भी 6 क्वेश्चन थे, वो कंप्लीट हो गए। मैं आपको यहाँ पे बता दूं, 6 नंबर का हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, बहुविकल्पीय प्रश्न। 6 नंबर, एक नंबर का 6 क्वेश्चन अभी हमने हल कर लिया, तो यहाँ से हमें टोटल 12 नंबर मिल गए। अब 12 नंबर मिल गए हैं, अब यहाँ से हमारा तीसरे का क, ख, ग, घ 4 क्वेश्चन आते हैं। ये चारों क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के हैं, 2-2 नंबर के। अब चलिए एक एक करके हल करेंगे, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट आप ले भी सकते हैं। चलिए, मैं वीडियो देख लिया, बन तो रहा है ना। चलिए अब क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि विद्युत फ्लक्स को परिभाषा और मात्रक लिखिए, परिभाषा और मात्रक लिखने को कह रहा है। चलिए परिभाषा हम बता दें तो कोई भी आवेशित पिंड है, ये हमारे पास एक आवेशित पिंड है, ठीक है ना, ये क्या है? आवेशित पिंड है। तो इस आवेशित पिंड से बहुत सारी विद्युत बल रेखाएं इसमें से निकलेंगी भी, बहुत सारी विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी भी, और बहुत सारी विद्युत बल रेखाएं इसमें क्या होंगी? प्रवेश भी करेंगी, इस तरीके से प्रवेश भी करेंगी। तो यहाँ पे ये कहा जाता है कि किसी आवेशित पिंड से जितने भी जो विद्युत बल रेखाएं, ये क्या निकल रही हैं? विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं। कहां से? आवेशित पिंड से निकल रही हैं। तो जो विद्युत बल रेखाएं अपने पृष्ठ पर लंबवत होंगी, 90 डिग्री बनाएगी, उन्हीं की केवल बात हो रहा है। जो लंबवत नहीं है उनको छोड़ दिया जाएगा। तो यही हम कह रहे हैं, परिभाषा सुनिएगा, किसी आवेशित पिंड के लंबवत आने वाली और जाने वाली समस्त विद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही हम क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। अब परिभाषा हम यहाँ पे थोड़ी ना लिख सकते हैं दोस्त, तो इसलिए हम आपको यहाँ पे याद ही करा दे रहे हैं। आप क्या कहेंगे कि किसी आवेशित पिंड के लंबवत आने वाली और जाने वाली समस्त विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं।
आशा करता हूँ आप समझ के होंगे। परिभाषा एक बार ना समझ में आए पीछे ले जाकर आप सुन भी सकते हैं, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्त, ठीक है ना। यहाँ पे दो चीज बता दूं, विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा होता है, ई इंटू ए कॉस थीटा, ठीक है ना। इतना याद रखेंगे। जहां ई क्या है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ए क्या है अल्पांश पृष्ठ है, और फाई क्या है विद्युत फ्लक्स है, ठीक है। आइए तो ये बातें हैं दो पेन तो ये क्या है, अच्छा तो ये बातें हैं दोस्त। ये हमारी भांजी है, तो ये हमारे पास आ चुकी है। बनी हाय कर दो, हाय कैमरे में। चलिए अम्मी कहाँ है? नानी लगी बातें। चलिए जाइए तो अम्मी के पास जाइए, बाय। तो ये बातें हैं दोस्त, मैं माफ़ी चाहूँगा, ठीक है। दरवाज़ा खुला हुआ था तो ओपन था तो आ गई हैं। चलिए कोई नहीं, छोटा लड़का है या लड़की है तो क्या कर सकते हैं, लड़की थी जी लड़का नहीं था, ठीक है ना। चलिए तो इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा। अब विद्युत फ्लक्स का ये फॉर्मूला होता है, इतनी समझ गएंगे। यहाँ पे एक और चीज़ आता है, इसका हमसे पूछा गया मात्रा क्या होता है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके बाय बाय ओके 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 ओके। दरवाज़ा बंद कर दिए हम, बेटर रहेगा। मात्रक क्या होता है दोस्त, मैं माफी चाहूंगा फिर से मैं कह रहा हूं, मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक आप याद रख सकते हैं। इसका मात्रक हम बोल सकते हैं वोल्ट इंटू मीटर, हम बोल सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो इसका मात्रक हमने क्या बताया, वोल्ट इंटू मीटर होता है, तो वोल्ट इंटू मीटर बोल दीजिएगा। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट इंटू मीटर। ये कौन सा राशि होता है, तो ये एक अदिश राशि होता है। ये सभी पॉइंट्स आपको क्या करना है, नोट डाउन कर लेना है। चलिए स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है। इरेज करें हम, चलिए 2 नंबर आपका इसी तरीके से मिल जाएंगे। फिर दूसरा हमारा क्वेश्चन आता है ख नंबर, जो कह रहा है कि एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार में रेखीय आवेश घनत्व का मान इतना कूलाम है और तार में इतने सेमी दूर पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करने को कह दिया, और यहाँ पे एक चीज कह रहा है कि एक अनंत लंबाई का एक समान आवेशित तार, ये हमें कह रहा है। तो एक अनंत लंबाई का आवेशित तार विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, पहला चैप्टर पढ़ेंगे तो गॉस के प्रमेय में हमने बताया है कि एक अनंत लंबाई का एक समान आवेशित तार है, तो उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए हमने फॉर्मूला भी बताया था। तो इससे हम पकड़ लिए। चलिए हम बता देते हैं क्या है, रेखीय आवेश घनत्व का मान दिया है। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं, रेखीय आवेश घनत्व को लैम्डा से दर्शाते हैं। इसका मान दे दिया है 10 × 10⁻⁸, और ये कितना दिया है, कूलाम इंटू मीटर, ये हमें दिया हुआ है। देखिए कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 है ना प्लस में, तो इसका मतलब अगर हम निकाले तो 1 घट जाएगा इसमें से, -8 है तो ये 10⁻⁷ बचेंगे, कूलाम इंटू मीटर हो जाएगा। तो ये सबसे पहले हमारा आवेश घनत्व का मान आ गया 10⁻⁷ कूलाम मीटर। उसके बाद तार में से 2 सेमी दूरी पर उत्पन्न है मतलब यहाँ पे दूरी का दिया है मान, दूरी, तो दूरी को यहाँ पे हम किससे, दूरी को हम r से दर्शाते हैं, तो r का मान 2 सेमी दिया है। सेमी को हम मीटर में चेंज कर लेते हैं तो r का मान 2 × 10⁻⁻² मीटर हो जाएगा। तो यहाँ से हमें दूरी का भी मान मिल गया। तो देखिए 2 चीज़ें मिल गई, लेम्डा और ये हमारा r का मान मिल गया। तो हमें फॉर्मूला लगा देना है। तो फॉर्मूला हम जानते हैं कि एक अनंत लंबाई की एक समान आवेशित तार पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है E = 1/4πε0 और 2λ/r, ये हमारा होता है 1/4πε0 × 2λ/r, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। अब इस पर हम रखेंगे, मान निकल जाएगा हमारा। चलिए मान आप रख देंगे कि रखना पड़ेगा, रख दें हम, चलिए रखते हैं जी, कोई दिक्कत नहीं है। E = ये 1/4πε0 का वैल्यू जो होता है, ये कितनी बार हमने बताया है, 9 × 10⁹ होता है। इतनी बात समझ गए हैं। फिर से ये 2 है तो 2 हमने लिख दिया। फिर ये लेम्डा का मान 10⁻⁷ है तो ये हमने लिख दिया।
फिर इसके बटे में r का मान है 2 × 10⁻², ये हमने लिख दिया। ठीक है, अब देखिए, अब बात को समझना है यहाँ पे ये है दोस्त, ये 2 से ये 2 कैंसिल, ठीक है ना, पहली बात कन्फर्म। फिर ये 10⁻² को हम ऊपर ले चलते हैं, तो ऊपर लेके चलेंगे तो क्या निकलेगा यहाँ से सबसे पहली बात ये 9 है इंटू 10⁻9 है, ये इतना हो गया। ये 10⁻7 है तो ये 10⁻7 लिख दिए, ये 10⁻2 ऊपर चला जाता है तो 10⁻2 हमने लिख दिया। सॉरी, ये 10⁻2 है ना, ऊपर जाएगा तो प्लस में 2 हो जाएगा, तो ये प्लस में हमारा 2 हमने लिख दिया। अब देखिए, अगर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये 9 हो गया और 9, ये प्लस वाले पहले जोड़ रहे हैं, 9 और 2 11, तो 10⁻11 हो गया और ये 10⁻7। अब आप ही जाहिर सी बात है बताइए, 11 में से 7 चला जाएगा तो कितना बचेगा, तो 9 × 11 में से 7 चला गया तो 4 बचेगा, 9 × 10⁻4, ये हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हो जाएगा, मतलब E = 9 × 10⁴, और ये क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम, ये हमारा मान हो जाएगा। तो इस तरीके से ये न्यूमेरिकल हमें सॉल्व करना है। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पे आता है, देख लीजिए। अगला घड़ी का क्वेश्चन आता है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की 2 कमियां का उल्लेख कीजिए। ये फिजिक्स में आपका 13 नंबर चैप्टर है, उसमें ये पूछा जाता है, परमाणु और नाभिक जो चैप्टर है उसमें से रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की 2 कमियां कौन कौन सी हैं। तो पहला क्या है दोस्तों, ऐसे तो बहुत सारी कमियां हमने बताया था। पहला है कि रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सकता है। दूसरी बात, जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में भी नहीं बता पाए कि किस कक्षा में कितने कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। फिर इन्होंने ये भी नहीं बता पाए, ये केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं की व्याख्या कर सकते थे। तो इस तरीके से बहुत सारे हैं। सबसे पहले मैं लिख दे रहा हूं, रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सके। ठीक है ना, कर सके। तो सबसे पहले तो रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सके। दूसरी बात है, यह मॉडल केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं की ही व्याख्या कर सकता था। मतलब जिस परमाणु के पास एक इलेक्ट्रॉन होगा उसकी ही व्याख्या करेगा। तो किसके पास, केवल हाइड्रोजन है जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसकी व्याख्या कर देगा। अब हीलियम है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी व्याख्या नहीं करेगा। कब तक नहीं करेगा, जब तक ये एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे ना दे। तो जब हीलियम किसी को एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो 1+ आ गया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसके पास अब बच गया है, तब आप व्याख्या कर पाएगा। तो इस तरीके से मान लेते हैं किसी के पास 50 इलेक्ट्रॉन है तो वो 49 कैसे देगा किसी को, फिर एक बचेगा तब उसकी व्याख्या करेंगे, तो दिक्कत आ गया। तो यही 2 आप मोस्टली याद रखेंगे। चलिए, आशा करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा, लिख लीजिएगा। फिर हमारा क्वेश्चन आता है, कार्यफलन को परिभाषित कीजिए। कार्यफलन का हमने परिभाषा बताया था ना कि ये एक धातु की सतह है, धातु की सतह है। तो हमने क्या बताया था, वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु की सतह से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, कार्यफलन कहते हैं। मतलब कार्यफलन का परिभाषा क्या है, वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु की सतह से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक होता है, उसी ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, कार्यफलन कहते हैं। तो ये कार्यफलन का परिभाषा आप लिख लीजिएगा। ठीक है ना, तो इतनी बात अब मैं आशा करता हूं कि कार्यफलन का परिभाषा भी लिख देंगे। ठीक है ना। तो एक और चीज यहाँ पे याद रखेंगे, कार्यफलन phi = h और μ0 होता है, ये फॉर्मूला। जहाँ h कार्यफलन है, phi क्या है, कार्यफलन, h क्या है, प्लांक नियतांक, और μ0 क्या है, देहली आवृत्ति है। मैं आशा करता हूँ समझ के होंगे। चलिए इसको आपको हटा देते हैं। तो यहाँ से अभी तक हमने 12 नंबर का देखा था, अब फिर से ये 2, 4, 6, 8 नंबर, यहाँ से 12, 8 कितने हो जाएंगे, 12, 8
20 नंबर। तो अभी तक 20 नंबर का हमने क्वेश्चन को सॉल्व करा दिया। अब यहां से जो आएंगे ना वो अब 3 नंबर वाले हमारे क्वेश्चन आएंगे। यहां से अब तीसरा जो क्वेश्चन आ रहा है ये सभी 3 नंबर वाले क्वेश्चन है और ये होंगे लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। इसको आपको सेम ही करना पड़ेगा और इसको करने के लिए आपको हमारी वीडियो देखना पड़ेगा। जो टॉपर बैच स्टार्ट हो गया है, कल से आपको फिजिक्स की, कल सोमवार है और मंगलवार, सोमवार और मंगलवार को फिजिक्स की 1 शॉट वीडियो मिलेगा चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का। तो अब तैयार रहेंगे, ये मैं आपसे कह दे रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कीजिएगा, नहीं आता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कह रहा है कि एक वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र के व्यंजक गीत की है। ये एक इंपॉर्टेंट क्या है जी, डेरिवेशन है। डेरिवेशन है। अब डेरिवेशन आपको चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट जब हम पढ़ा देंगे, उसके बाद हम बीच में मान लेते हैं 4 चैप्टर करा दिए और 4 चैप्टर के एक ही साथ हम डेरिवेशन जितने होंगे वो एक वीडियो हम पर्सनली ला देंगे। अब एक और वीडियो ला देंगे जिसमें चारों चैप्टर के जितने इंपॉर्टेंट नियम होंगे वो भी सब वीडियो होंगे। तो इस तरीके से हम कराने वाले हैं, परेशान नहीं हो। तो ये आप तैयार हो जाना चाहिए, हालांकि दोबाराए भी हमने इस टॉपिक को, तो ये आप सर्च करके भी पढ़ सकते हैं। एक वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक ब्रदर्सर लिखकर सर्च कीजिएगा, वीडियो मिल जाएगा। 3 नंबर का क्वेश्चन। ख नंबर क्वेश्चन आता है, एक प्रकाश वैद्युत प्रभाव का कार्यफलन इतना है और उसका तरंग दैर्घ्य ज्ञात करना है जिसका विभव इतना है। तो ये हमारा क्वेश्चन है न्यूमेरिकल, आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। अगला हमारा आता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों को अनुगमन वेग क्या होता है। अब देखिए अनुगमन वेग क्या होता है, इसको समझाना है। अनुगमन वेग और धारा घनत्व के बीच संबंध क्या होता है, ये भी आपको स्थापित करना है। ये सब हमने टॉपिक कराया हुआ है। चैप्टर 3 हम जब कराएंगे तो इसको भी हम कराएंगे, आप परेशान नहीं होंगे। प्रिज्म कोण 60 डिग्री वाले प्रिज्मों का प्रकाश किरण डालने पर न्यूनतम विचलन कोण 30 डिग्री प्राप्त होता है। तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। चैप्टर जब हम 9th पढ़ाएंगे ना तो उसमें हम ये न्यूमेरिकल भी आपको कराएंगे, ठीक है। फिलहाल न्यूमेरिकल आपको कराया जाएगा, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि किसी वैद्युत द्विध्रुव के अच्छी स्थिति पर विद्युत विभव का व्यंजक स्थापित कीजिए। देखिए ये हमें अच्छी स्थिति पर वैद्युत विभव का हमें व्यंजक ज्ञात करना है। निरक्षी स्थिति, अच्छी स्थिति पर वैद्युत विभव, ये जब चैप्टर 2 हम कराएंगे मंगलवार को तो ये हम करा देंगे, ठीक है। चलिए आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। अगला हमारा क्वेश्चन आता है 5वां, ये भी हमारा 3 ही नंबर वाले क्वेश्चन है। कह रहा है देखिए एक न्यूमेरिकल है, देखिए उत्तल लेंस आ रहा है, तो ये किस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, ये जब चैप्टर हम 10 पढ़ेंगे ना उसमें ये चैप्टर आपको कंप्लीट कराया जाएगा। परावर्तीय दूरदर्शी का किरण आरेख खींचना, इसकी कार्यविधि स्पष्ट करना है और अपवर्तीय दूरदर्शी के बारे में भी बताना है। बताइए परावर्तीय दूरदर्शी, अपवर्तीय दूरदर्शी ये कराए हैं कि नहीं हमने। अगर ना विश्वास हो तो आप सर्च कर लीजिएगा परावर्तीय दूरदर्शी ब्रदर्सर, सर्च कर लीजिएगा, वीडियो हमारी मिल जाएंगे, वहां से आप पढ़ाई कर सकते हैं। या जब हम 11th चैप्टर पढ़ाएंगे ना, सॉरी 9th चैप्टर, तो उसमें आपका मिल जाएगा किरण प्रकाश की चैप्टर में, तो उसमें ये हम टॉपिक करा देंगे फिर से, ठीक है। उसके लिए टाइम लगेगा, फिलहाल आप चाहें तो इसको पढ़ाई कर भी सकते हैं। अगला आता है 12th नंबर क्वेश्चन। देखिए एक न्यूमेरिकल है, धारावाहिक कुंडली के केंद्र पर, ये हमारा ना, ये हमारा 5वें चैप्टर का, चैप्टर नंबर 5 का ये क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल है। आप टेंशन ना लें, हम न्यूमेरिकल कराएंगे जी। फिलहाल आप देख सकते हैं न्यूमेरिकल और डेरिवेशन कितने पूछे जा रहे हैं, और यही न्यूमेरिकल डेरिवेशन ही आपको लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जाएंगे। इसलिए हम कहते हैं न्यूमेरिकल पर, डेरिवेशन पर, नियम पर आप ज़्यादा फोकस कीजिए। देखिए जैसे यहाँ पे एक नियम ही है, ये क्या है, पीएन संधि डायोड के लिए पीएन संधि डायोड के लिए अवक्षेप परत की संरचना बताइए। देखिए मेन यहाँ से आ जाता है, पीएन संधि डायोड के लिए उत्क्रम, देखिए उत्क्रम अभिनति संधि डायोड का अभिलक्षण वक्र लिखिए। एक होता है उत्क्रम अभिनति, एक होता है अग्र अभिनति। तो अग्र अभिनत, उत्क्रम अभिनत ये पढ़ लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर में भी पूछे जाते हैं। बोर का परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए। पढ़ाए हैं कि नहीं पढ़ाए हैं, पढ़ाए हैं जी। 13 नंबर चैप्टर, चैप्टर 13 आप देखिए वीडियो हमारा 1 शॉट का, सर्च कर लीजिएगा, नाभिक ब्रदर्सर लिखकर सर्च कीजिएगा, वीडियो मिल जाएगा, उसमें हमने ये कराया भी है। हमें अभी भी याद है कब कब हमने कराया हुआ है, ठीक है ना। अगला आता है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक का निगमन कीजिए। ये एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जी,
ये हम कब कराएंगे? चैप्टर जो हमारा पहला हमारा स्टार्ट होगा, दूसरा चैप्टर विद्युत विभव तथा धारिता, उसमें ये हमारा मिलेगा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक। इसको हम करा देंगे, याद रखिएगा। विद्युत परिपथ में किरचॉफ के नियम, किरचॉफ का नियम कब मिलेगा? चैप्टर जब 3 हम पढ़ाएंगे ना, चैप्टर 3, तो चैप्टर 3 में ये हमारा ये टॉपिक मिलेगा, किरचॉफ का नियम, व्हीटस्टोन सेतु, सब हम कराएंगे। अगला हमारा आता है गॉस के प्रमेय का उल्लेख कीजिए। ये हमारा 5 नंबर वाला क्वेश्चन है। और गॉस का प्रमेय कितने नंबर में, किस चैप्टर में पढ़ेंगे? पहले चैप्टर में हम पढ़ाएंगे आपको। कौन सा? पहला, फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट में हम इसको कराने वाले हैं, याद रखिएगा। इसमें हमारा एक न्यूमेरिकल आता है चुंबकीय आघूर्ण। चुंबकीय आघूर्ण हमें ज्ञात करना है, ये पहले चैप्टर में ही हम इसको कराने वाले हैं, इस टाइप के न्यूमेरिकल को भी। अगला आता है प्रवर्धक क्या होते हैं, ये भी हम आपको क्वेश्चन, इसमें न्यूमेरिकल भी है तो ये भी हम कराने वाले हैं, ठीक है ना। ये आप देख लीजिए, दोलित्र क्या होता है, परिपथ बनाकर आपको पूरा बताना है। ट्रांजिस्टर क्या होते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, प्रत्यवर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान और शिखर मान में संबंध बताइए। तो ये किस चैप्टर का है? ये चैप्टर 7 है, प्रत्यवर्ती धारा चैप्टर का। ये भी हम आपको कराएंगे जब 7 चैप्टर। ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, सब तो हमने करा ही दिया है, फिर भी ट्रांसफॉर्मर भी 7 चैप्टर में ही आपका पूछा जाता है। तो 7 चैप्टर जब प्रत्यवर्ती धारा पढ़ाएंगे ना, तो इसको भी हम कराएंगे। बस मैं इतना जरूर कहूँगा, फोकस के साथ अब मन लगाकर पढ़ाई आपको करने की आवश्यकता है। और सभी को हमने पहले कवर करा दिया है, बस बात यही है आप कितना उसको तैयार कर पाते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि हम तो लगभग अब 1 शॉट वीडियो टॉपर बैच स्टार्ट किए हैं, तो उसमें चैप्टर वाइज जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर होंगे, न्यूमेरिकल होंगे, PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो भी होंगे, वो सब हम आपको कराएंगे। बस यही चाहिए मुझे कि आप सभी सपोर्ट करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को थोड़ा सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जितने भी स्टूडेंट हैं सभी व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे, जिससे कि आपके बोर्ड एग्जाम की अच्छे तरीके से तैयारी वहाँ पे कराई जा सके। और जो भी अभी तक टॉपर नोट्स नहीं लिए हैं वो टॉपर नोट्स ले सकते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री हिंदी का, फिजिक्स केमिस्ट्री का ओनली 199 में फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों का टॉपर नोट्स मिल जाएंगे। पहले फिजिक्स के 14 चैप्टर, फिर केमिस्ट्री के 10 चैप्टर, मतलब 24 चैप्टरों का चैप्टर वाइज सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, अभिक्रियाएं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब मिल जाएंगे ओनली 99 में। अगर आप हिंदी, फिजिक्स केमिस्ट्री हिंदी लेते हैं तो 249 में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री हिंदी मिल जाएंगे। नोट्स सभी को लेना है, मैं यही कहूँगा टॉपर नोट्स है, उससे आप स्टडी कीजिए। नीचे व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे मैसेज करके आप नोट्स को ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।